हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हो, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 11.1 के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन यानी कि पार्ट बी का वीडियो। तो सारे पार्ट के वीडियो चेक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को देख लेना, ओके। या फिर 9th क्लास की सारी वीडियो देखने के लिए आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन दोनों जगह आपको 9th क्लास के लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आपकी मर्जी हुई तो देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 अंश के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। यानी कि हमें किरण दी जाएगी, रैंडम कोई भी किरण दी जाएगी, उसके प्रारंभिक बिंदु पर हमें 45 अंश के कोण की रचना करनी है। ट्रैक्टर आ गया आगे। जब भी हम वीडियो बनाने बैठते हैं तो ट्रैक्टर क्या आवागमन बढ़ जाता है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें रैंडम में कोई भी किरण दी जाएगी और उस किरण के प्रारंभिक बिंदु पे हमें 45 अंश के कोण की रचना करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक किरण को ले लेंगे। ठीक है, तो उसे हम दिया हमें लिखेंगे कि एक किरण भी है जिसका एक किरण ए बी है जिसका क्या प्रारंभिक बिंदु, भाई किरण है तो कोई उसका प्रारंभिक बिंदु तो होगा ही, प्रारंभिक बिंदु ए है। ठीक है, तो अब हमें इसी ए पर रचना करनी है, इसी ए पर 45 अंश के कोण बनाने हैं। तो सबसे पहले हम वो किरण बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बनाया किरण, ये रहा हमारी किरण। ठीक है, तो ये रही ए, ये रही बी। तो अब हम ये जो पॉइंट ए है ये प्रारंभिक बिंदु है, तो अब हमें इसी ए पे 45 अंश के कोण बनाने हैं। तो 45 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमें 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम 90 अंश के कोण का समद्विभाजक कर देंगे तो 45 अंश का कोण बन जाएगा। समझ रहे हो आप। तो सबसे पहले हम ए को केंद्र मानते हैं और किसी भी त्रिज्या से ए चाप लगाते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक, तो इस चाप को हम थोड़ा हाईलाइट कर दें जिससे कि आपको प्रॉपर दिखाई दे। उसके बाद देखो, हमें 90 अंश के कोण बनाने हैं ना, तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं सी। ठीक है, फिर सेम त्रिज्या द्वारा, यानी कि त्रिज्या में कोई बिना छेड़छाड़ किए हम सी को केंद्र मान के एक चाप लगाएंगे यहाँ पे डी। इस बिंदु को हम मानते हैं डी। उसके बाद फिर डी को केंद्र मान के हम एक और चाप लगाएंगे बिना त्रिज्या में छेड़छाड़ किए। इस बिंदु को हम मान लेते हैं ई। ओके, डी के बाद क्या आता है, ए बी सी डी, ई ही तो आता है। उसके बाद देखो, अगर आप डी ए सी की बात करोगे तो यानी कि सिर्फ इतना, ये 60 अंश का कोण बनेगा और डी ए ई ये भी 60 अंश का कोण बनेगा। तो ये जो डी ए ई ये जो एंगल है, अब हम इसका समद्विभाजक करेंगे तभी तो 90 अंश का बनेगा, क्योंकि 60 इधर और 30 इधर से लेंगे। तो समद्विभाजक करने के लिए देखो, एक बार ई और डी को केंद्र मानेंगे और ई डी के बीच की आधे से अधिक दूरी लेकर हम एक चाप लगाएंगे। तो हम सिंपल डी को केंद्र मान के एक चाप इधर लगाते हैं, फिर ई को केंद्र ई पर से एक चाप और लगाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसने नहीं काटा, अब काट दिया। ठीक, तो ये पॉइंट मान लेते हैं एफ। सिंपल। तो अब हम एफ को ए से मिला देंगे। क्या, एफ को ए से मिला दिया तो ये जो एफ ए बी ये जो कोण बना, यानी कि एंगल एफ ए बी ये कितने का बना, 90 अंश का। ओके, तो अब हम इसी कोण का समद्विभाजक कर देंगे। तो यहाँ पे इस बिंदु को हम जी मान लेते हैं, जी, ये पॉइंट को हम जी मान लेते हैं। तो अब जी और सी को केंद्र मानेंगे और जी सी की आधे से अधिक दूरी लेंगे। सिंपल क्या करेंगे, जी और सी को केंद्र मानेंगे और जी सी की आधे से अधिक दूरी लेंगे। फिलहाल ये जी सी की दूरी है तो थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो एक बार सी को केंद्र मान के चाप लगाते हैं यहाँ पे, फिर एक बार जी को केंद्र मान के चाप लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको पॉइंट अब प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो ये जो पॉइंट है ई एफ जी, जी के बाद आता है एच, तो इसे हम मानते हैं एच। अब एच को सिंपल ए से मिला देंगे, एच को ए से मिला देंगे। तो अतः ये जो कोण हुआ एच ए बी, यानी कि एंगल एच ए बी, ये जो एंगल हुआ ये कितने का होगा, 45 अंश का, क्योंकि भाई हमने 90 का समद्विभाजक किया तो 90 का आधा कितना होता है, 45 अंश। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना हुआ, 45 अंश का। तो अब तो आप 45 अंश का कोण आसानी से बना लोगे, लेकिन हमें इसकी रचना भी तो करनी पड़ेगी। ओके, तो सिंपल आप रचना के चरण हेडिंग डालोगे, उसके बाद आपको
प्रथम स्टेप में लिखना है कि सर्वप्रथम एफ ए बी 90 अंश के कोण की रचना करेंगे प्रश्न नंबर 1 के अनुसार। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप किस तरीके से 90 अंश का कोण बनाते हो, अगर आप इसकी रचना करने लगे तो भाई 2 पेज का तो उसका ही रचना हो जाएगी। तो सिंपल हम इतना लिख देंगे कि एफ ए बी कोण 90 अंश को बनाएंगे। ठीक है, तो देखो एफ ए बी, सबसे पहले हमने 90 अंश का कोण बनाया। अब 90 अंश का कोण कैसे बनाते हैं हमने पहले क्वेश्चन में आपको बता रखा है, तो आप अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे स्टेप में हमने क्या लिखा कि बिंदु सी और जी को केंद्र मानकर सी जी की आधे से अधिक दूरी लेकर एक एक चाप लगाया जो कि एक दूसरे को यच पर प्रतिच्छेद करता है। सही बात कि उसके बाद हमने सी और जी को क्या केंद्र माना था। अब केंद्र मानने के बाद हमने सी जी की आधे से अधिक दूरी लेकर एक एक चाप लगाया जो कि यच पे प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो अतः उसके बाद हमने लास्ट में क्या किया, एच ए को मिलाया। एच ए को मिलाने के बाद एंगल एच ए बी जो बनेगा ये 45 अंश का होगा। ठीक है, यानी कि एच ए बी ये जो है 45 अंश। तो यहाँ पे होती है हमारी रचना कंप्लीट। अभी रचना की पुष्टि तो बाकी है मेरे दोस्त, तो हम इसके नेक्स्ट पेज में अभी रचना की पुष्टि भी करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रचना की पुष्टि। रचना की पुष्टि यानी कि हम रचना की जांच करेंगे कि आखिर हमने जो एच ए बी ये जो कोण बनाया ये सचमुच 45 अंश का है, 55 का कहीं ना हो जाए। ठीक है, तो हम इसके लिए देखो रचना की पुष्टि के लिए भी एक छोटी सी रचना करेंगे। क्या कि सिंपल जी को एच से मिला देंगे और सी को भी एच से मिला देंगे, सिंपल मिला ही देंगे। ठीक है, तो देखो रचना की पुष्टि आप 2 तरीके से कर सकते हो। 2 तरीके से करने का मतलब कि एक तो आप किताब की तरह कर सकते हो कि किताब में एक वो दिया गया था 11.1 एक रचना दी गई थी। इस रचना के अनुसार हम किसी भी कोण का समद्विभाजक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सर्वप्रथम हमने एफ ए बी कोण बना था, उसके बाद हम ये लिख देंगे कि रचना 11.1 के अनुसार एंगल एफ ए बी का समद्विभाजक किया। ठीक है, अब समद्विभाजक किया तो ये जो 90 अंश तो पहले से था, तो ये तो ऑलरेडी 45 अंश हो ही जाएगी। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर जो हम आपको करने वाले हैं अभी आगे वो चीज़ भी आप कर सकते हो। तो अभी हम सिंपल क्या करेंगे रचना में, ये चीज़ हमने इधर लिख दिया। रचना में हम क्या लिखेंगे कि देखो एच को जी से मिला है, उसके बाद एच को सी से मिला है। ठीक है, एच जी और एच सी को मिलाया। तो जैसे हमने ये रचना कंप्लीट की हमें 2 त्रिभुज मिले, पहला ए एच जी या फिर ए जी एच और दूसरा ए सी एच। तो दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। देखो सर्वांगसम हम क्यों प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये एंगल और ये एंगल बराबर प्रूफ करना है, ये एंगल और ये एंगल। और बराबर कब प्रूफ होगा, जब हम इन त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। ठीक है, और जब ये एंगल बराबर प्रूफ हो जाएगा तो दोनों का योग भाई 90 अंश तो है ही। ठीक है, तो आधा तो 45 हो ही जाएगा, समझ रहे हो आप। तो हम सिंपल त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे, त्रिभुज ए जी एच और त्रिभुज ए सी एच में इन दोनों त्रिभुज में अगर हम देखें तो ए जी जो है वो ए सी के बराबर है। क्या जी, ए जी यानी कि ये बराबर है ए सी के। क्यों, क्योंकि एक ही चाप की दूरियां हैं, जो कि ए सी भी एक ही चाप की दूरी, ए सी और ए जी ये जो हमने चाप लगाया था ये वाला चाप, उसी की दूरी तो उसी की त्रिज्या तो हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक ही चाप की त्रिज्याएं। उसके बाद जी एच और सी एच ये बराबर होगा, जी एच इक्वल टू सी एच। ये भाई बराबर क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक ही त्रिज्या लेकर चाप लगाया था। ठीक है, एक ही त्रिज्या से यहाँ से चाप लगाया था और यहाँ से चाप लगाया था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एक ही त्रिज्या द्वारा लगाए गए चाप की दूरियां आप अपनी इच्छा से यानी कि अपने अनुसार अपनी भाषा में कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। बस ये चीज़ लिखना है कि जो चीज़ सटीक बैठ जाए। ठीक है, उसके बाद ये जो ए एच है दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, यानी कि ए एच इक्वल टू ए एच दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ तो आप लिख ही लोगे। यानी कि तीनों हमने साइड प्रूफ कर लिया, साइड साइड साइड, यानी कि साइड 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 नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ए जी एच सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए सी एच। ठीक है, और हमने बताया था कि अगर ये दोनों त्रिभुज हम सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे तो ये एंगल हम इक्वल दर्शा सकते हैं, यानी कि एंगल जी ए एच
इक्वल टू एंगल CAH। देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर यहाँ पे प्रूफ हो गया, परंतु ये बराबर तो प्रूफ हो गया, परंतु हमने FAB, ठीक है, FAB कितना माना था 90 अंश, परंतु एंगल FAB इक्वल टू कितना था 90 अंश। और ये जो FAB है वो दो एंगल से मिलके बना है, ये और ये दोनों का नाम लिख लेते हैं GAH, एंगल GAH प्लस CAH, एंगल CAH इक्वल टू 90 को जो कहते हो 90 उतार दो। अब देखो ये जो CAH है वो खुद ब खुद GAH के बराबर है, ठीक है, तो हम GAH के स्थान पे CAH लिख देंगे। तो इस GAH के स्थान पे हम एंगल CAH लिख लेंगे प्लस एंगल CAH इक्वल टू 90। अब दोनों को प्लस किया तो 2 एंगल CAH इक्वल टू 90। अब ये दो इधर जाएगा तो ये 90 के साथ डिवाइड होगा, तो यानी कि एंगल CAH इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45। तो देखो एंगल CAH इक्वल टू 45 आ गया। आप चाहो तो एक स्टेप में और लिख सकते हो, एंगल CAH इक्वल टू 45, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने रचना की पुष्टि भी कंप्लीट कर दी, थोड़े कम समय में ही हो गया इस बार, ठीक है। तो अब आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको परेशानी होगी इस कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 को लेके। अगर कहीं पे परेशानी है, समझने में कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक बता सकते हो, या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन है मैथ से संबंधित कोई टॉपिक है तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर बेशक आप पूछ सकते हो। और फिर बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। हमारी और आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में फिर से होने वाली है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।